हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने कई सारे मेथड्स को कवर किया है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग इसका एक पोर्शन बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें ये देखना है आज। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में आपको मैं कंडीशन बताया था, लेकिन उसमें आपको डिटेल नहीं किया था। आज मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले समझेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हो, और तीन वेरिएबल हो तो तीन इक्वेशन हो। उन इक्वेशंस को हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2x + 5 = 0, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये। 2x + y = 5, x + y = 7। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक। और हम लोग इसे पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं लिखूं x + y + z = 3, x - y + z = 2, x + y - z = 2। तो ये तीनों इक्वेशन, यहां पर तीन वेरिएबल है इसलिए तीन इक्वेशन है। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर चार वेरिएबल हो और वहां पे चार इक्वेशन दिए रहेंगे तो उन चार इक्वेशन को कहा जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, करेक्ट। हमारे सिलेबस में टू वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है। तो हम उसी के बारे में आज देखेंगे, क्योंकि तीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन है, इसे हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन कब सॉल्व होते हैं, कब सोल्यूशन इसका नहीं निकलता है और कब इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, इसके कंडीशन के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर। तो पहला जो कंडीशन है वो है इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर किसी भी दो इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, है ना। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक होगा। और उस स्थिति में अगर हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों लाइन का, इन दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों एक पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। तो जब a1/a2 is not equal to b1/b2, then the line of given equation intersect at single point.
दूसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के रेशियो को हम कंपेयर करते हैं तो पहले दो रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं और इधर बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 ऐसा होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो उनका जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में इसका एग्जांपल देखे थे। थर्ड कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए अब यहाँ पर तीनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब ऐसा कभी हो दो इक्वेशन में तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ हो जाता है वो एक साथ ही बन जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में ऐसे करके देखे थे कि दोनों का ग्राफ जो है एक ही साथ बन जाता था, है ना। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या होता है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if equation has at least one solution. कंसिस्टेंट इक्वेशन उन्हें कहेंगे जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे इक्वेशन जिसके एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद इनकंसिस्टेंट, ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be inconsistent if equation has no solution। वैसे इक्वेशन, वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। यानी कि अभी पिछली बातों से इनको कोरिलेट करेंगे तो अगर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो या इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो हम उन दोनों को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे।
और अगर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। करेक्ट। अब कभी भी आपको पता करना हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो आप क्या चेक करेंगे, तो इसके लिए आप लिखेंगे कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला क्या होता है बोलिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो इससे कितना सॉल्यूशन आता है, एक। इससे कितना सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट। तो इन दोनों से सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए ये दोनों कंडीशन आपको कंसिस्टेंट कर देंगे। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन से क्या होता है, नो सॉल्यूशन आता है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो ये आपका कंडीशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि इक्वेशन आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसमें कहीं x या y का कोफिशिएंट जो है वो बदल देगा, k दे देगा, ठीक है, या a दे देगा, b दे देगा, इस तरह से। और उसके बाद बोलेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो a और b का मान निकालिए या k का मान बताइए। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों को हम अभी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड a1 बाई a2 कॉमा b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 ऑफ इक्वेशंस x माइनस y बाई 3 इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5 माइनस y इक्वल टू x बाय 2। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ए इक्वेशन 1 है और ए इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे पहले। तो पहला इक्वेशन लेकर चलते हैं हम लोग। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए क्या करते हैं, 3 नीचे है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए क्या होगा, 3x होगा, माइनस 3 से 3 एक कट जाएगा, यहाँ होगा y इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 3 दूनी 6। बताइए, तो अब आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन से आ गया। अब दूसरा इक्वेशन से क्या होगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। क्या करेंगे बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड कर दूं, बताइए। हाँ, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x। उसके बाद इसे उठाकर इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस x, फिर माइनस 2y, अब प्लस ये 10 को इधर लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप लोग बताइए, हमें लिखना है a1 बाय a2। तो a1 जो होता है क्या होता है, x कोफिशिएंट क्या होता है कि y कोफिशिएंट होता है, बताइए। हाँ, x कोफिशिएंट होता है, तो x कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 3,
यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है बोलो, -1, तो यह होगा -1। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -3। अब आगे क्या पूछा आपको, b1/b2, तो b1/b2 ये निकालना है। तो b1 क्या होता है बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ b होता है। तो b का कोफिशिएंट कितना बचे, -1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाय, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, -2, लिखेंगे -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, 1/2, है ना। तो ये आ गया b1/b2। उसके बाद हम लोग लिखना है c1/c2 भी लिखना है। तो c1/c2 लिखने के लिए क्या करेंगे, c1 और c2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट देखिए कितना है यहाँ पर, -6 है, लिखेंगे -6। और यहाँ कितना है बच्चों, +10 है, तो लिखेंगे +10। अब इसे काट दीजिए 2 से, तो 3 बार में चला जाएगा ये, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, तो -3/5, तो -3/5 आ गया। अब यहां पर अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे होते कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो हम कंडीशन चेक करेंगे। देखिए a1/a2 कितना है, यहाँ पे -3 है, और b1/b2 कितना है, 1/2 है। दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर ये इक्वेशन आपको दिया होता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता, इसे कहते हैं हम लोग, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि 1 सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पर हम लोग कैसे पता किया कि a1/a2 इक्वल टू -3 है, b1/b2 इक्वल टू 1/2 है। पहले निकाल लेंगे अलग अलग, फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे कि यहां पर हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पता करना है कि ये दोनों पेयर जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, ये दोनों पेयर जो दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ये पता करना है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। अब पहले इधर देखते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो x + 2y + 3 = 0 होगा। इधर होगा x - 5y - 7 = 0। अब यहां पर निकालेंगे बारी बारी से, a1/a2 निकालिए। तो a1 है 1, a2 है 1, तो = 1 हो जाएगा। b1/b2 निकालिए, है ये कितना 2 और नीचे है -5, तो हो जाएगा -2/5। तो लिखेंगे हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इसके बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर दोनों बराबर हो जाते तब आगे बढ़ते। तो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बताइए, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट में क्या बताए थे, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आ गया मेरा। तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अब दूसरा चेक करेंगे, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 2x + 3y, ये 7 इधर है, उठाकर हम इधर लाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग,
तो -7 लिखेंगे इक्वल टू 0। इसे भी करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करेंगे बताइए? हम लोग पहले इस 4x को इधर ले आएंगे, तो 4x और प्लस यहां पर 6y है और प्लस 8 है इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहां पर बारी बारी से फिर दोबारा वही काम करेंगे। क्या करना है बच्चों? a1/a2 निकालना है। तो a1/a2 2/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर b1/b2 निकालेंगे, तो 3/6 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे c1/c2, तो c1 कितना है? -7 है ना। अब c2 बोलिए, c2 जो है 8 है, तो ये -7/8 हो गया। तब यहां पर देखिए और लिखिए क्या हुआ। यहां पर हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये इसके बराबर है, लेकिन इसके बराबर, इन दोनों के बराबर ये नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आ गया। जब बच्चे ऐसा होता है तो हम लोग क्या समझते हैं, क्या कंडीशन लिखवाए थे बताइए? कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। करेक्ट? सॉल्यूशन आएगा, एक हो या दो हो या हजार हो या इनफाइनाइट हो, तो कंसिस्टेंट कहेंगे। नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। एक भी आए या कितना भी आ जाए तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है x + 2y = 5, 3x + ky + 15 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। और एक और क्वेश्चन है इसमें साथ में, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, तो एक एक करके हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन इसका, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बताइए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लिखेंगे पहले कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो लिख लेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 का वैल्यू यहां कितना है बच्चा? 1 है। a2 कितना वैल्यू? 3 है। नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू बताओ, 2 है। और b2 का वैल्यू बताइए कितना है? b2 का वैल्यू, देखिए y का कोएफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में, y कोएफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में कितना है बोलिए? k है, तो लिखेंगे यहां पर k। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर k इक्वल टू 6 नहीं होगा तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर 6 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो 6 छोड़कर कोई भी वैल्यू यहां पर k का होगा, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तो इसका क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन 6 अगर आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो 6 इसका मतलब हुआ नॉट इक्वल टू, मतलब k को छोड़कर सब वैल्यू, मतलब 6 को छोड़कर सब वैल्यू। अब
सेकंड पार्ट में ध्यान देंगे, लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताइए। हाँ, क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। करेक्ट? तो यहां से a1 का वैल्यू बताइए 1 है, a2 का 3 है, अभी लिखे थे, इसका 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, ये k है, यहाँ लिखेंगे k नॉट इक्वल टू c1। ये देखिए, ये जो नंबर है हम इधर लाना भूल गए, अगर इधर लाते तो क्या होता? -5 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम सब एक साइड करते हैं, इधर लाएंगे इसे तो -5 होगा, लिखेंगे यहाँ पर -5, और ये 15 पहले से है इस साइड में, यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ना है लेकर के, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलते हैं, और फिर सेकेंड और थर्ड को, यहाँ 1 2 3 लोग हैं, तो फर्स्ट सेकेंड को लेकर एक तरफ चलेंगे और इसको लेकर इधर चलेंगे, और बीच में लिखेंगे एंड। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इधर लिखेंगे 1/3 इक्वल टू 2/k, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? k बराबर 6। एंड ध्यान रखिएगा, एंड वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/15, ये माइनस में है तो 5 या 15, तो काट देंगे यहाँ पर, तो -k बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू रहेगा यहाँ पर, आगे k इक्वल टू नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, k 6 होना चाहिए और k -6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों इसका मिलकर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, k 6 और k 6 हो और k इक्वल टू -6 नहीं हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर तरह क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर का भी बनता है, 4 नंबर का भी बनता है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन भी इससे आ सकता है और छोटे छोटे 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे केवल कंडीशन पूछ लेगा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या बताएंगे? हाँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा कंडीशन होगा। पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, तो क्या बताएंगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, पूछेगा कि बताइए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आता है, तो बोलेंगे कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों बराबर हो जाएं। ठीक है, जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। करेक्ट? देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, a और b का वैल्यू निकालना है जिससे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हो वो इनफाइनाइट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लिखेंगे पहले। ठीक है, तो क्या होता है कंडीशन? पहले कंडीशन लिखेंगे, तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बताइए a1/a2, बताइए अगला क्या होगा? इज इक्वल टू b1/b2, फिर नॉट इक्वल टू की इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, तो c1/c2, तो लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये हमारा पहले कंडीशन हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग एक एक करके यहां पर वैल्यूज रखेंगे। तो a1 कितना है बच्चे? a1 b1 और c1, तो a1 2 है, b1 3 है और c1 7 है, तो ऊपर हो जाएगा 2
डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, यहां कितना है 7, ठीक। और नीचे देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, इतना बड़ा है, तो पूरा लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पूरा ये है, तो a प्लस बी माइनस 2, तो पूरा लिखेंगे यहां पर a प्लस बी माइनस 2। और y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, a है, तो लिखेंगे a। और बाकी यहां पर क्या बच रहा है, कांस्टेंट के टर्म, तो a प्लस बी प्लस 3, लिखेंगे a प्लस बी प्लस 3, ठीक है। अब इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकेंड, इसे मानेंगे थर्ड, ठीक है। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ रख के सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड और थर्ड को एक साथ रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं बताया था। तो यहां पे क्या करेंगे, लिखता हूं मैं 2 बाय ए प्लस बी प्लस माइनस 2 इक्वल टू 3 बाय ए। तो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b माइनस कितना होगा, 3 दूनी 6, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2a। अब आगे बढ़ेंगे, 2a किधर ले आइए, तो हो जाएगा a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लिया और सॉल्व किया, एक इक्वेशन आ गया, इसे हम लोगों ने यहां पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे बताइए, सेकेंड और थर्ड को एक साथ रखेंगे, तो यहां लिखेंगे 3 बाय a इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस 3। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस 9। सबको उठा के इधर ले आइए, तो 7a और 3a इधर आएगा तो 4a हो जाएगा घटकर, है ना, माइनस 3b और ये माइनस इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब एक इक्वेशन यहां पर है a प्लस 2b माइनस 6 और एक इक्वेशन यहां पर है 4a माइनस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप इसे कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन लगा लीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये पहला इक्वेशन को यहाँ पे आके लिख देते हैं। तो a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ पर है 4a माइनस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए बड़ा है यहाँ पर, अच्छा है, ध्यान दीजिए 3b जो है वो प्लस में है और 3b जो है वो माइनस में है। पहले से कोफिशिएंट क्या है, बराबर भी है और इक्वल साइन, अपोजिट साइन का है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको काट देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a और प्लस a 5a और दोनों माइनस में है तो माइनस 9 और 6 15 इक्वल टू 0। तो 5a बराबर 15 हो जाएगा। तो a बराबर 15/5, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो a बराबर 3 आएगा। क्या b का वैल्यू अपन निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्या करना होगा बताइए, a का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब आप पुट करेंगे, आप लोग करिएगा खुद से, तो b का वैल्यू जब निकालिएगा तो b इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 होगा ये, तो ये -3 हो जाएगा और 3 को उधर ले जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। आप करके देखिएगा अपने से, ठीक है, आप खुद करिए। b का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, करेक्ट। अब इतनी लंबी प्रक्रिया है और आप लोगों से गलती हो सकती है, तो आप एक बार फिर से जाकर इन वैल्यूज को यहाँ पर चेक करके देखें
कि क्या सही हो रहा है या नहीं। अगर मैं यहां पर a और b का वैल्यू पुट करता हूं तो ये कैसा दिखाई देगा, देखिए a 3 है और b 1 है, तो 3 और 1 4 -2 कितना हो जाएगा 2x प्लस a कितना है 3 है तो 3y प्लस a कितना है 3 और b 1 4 और 3 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन ये आया है आपका, रखने पर दोनों क्या हो गए सेम हो गए। इसका मतलब क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यही हम करना चाहते थे, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या है सही है। तो जब भी आप एग्जाम में या कभी भी बना रहे हो तो एक बार वैल्यू पुट कर देख लें कि क्या आपका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब इतना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की संभावना होती है। तो अगर रख कर चेक करेंगे यहाँ पर, अगर सही होता है तो सही है, नहीं होता है तो एक बार फिर से हम उसको दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको ट्राई करना है। जितना आप ट्राई करिएगा, जितना आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।